प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सबसे आसान सेट जो आपका आया हुआ है ईएल्स का सॉल्यूशन। सबसे इजी सेट था पूरा आपका ये। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। और जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा था, मैंने 7 सेट आपको दिए थे, अगर आपने उसको पढ़ लिया था तो इसको तो आपने फोड़ दिया होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 824 ईएल का सॉल्यूशन देखते हैं। इंग्लिश का मैंने सेट जारी कर दिया है और लाइव हो चुका है, उसको देख लेना अगर आप इंग्लिश का पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और भी जो सेट है इंग्लिश के वो भी डाल दिए जाएंगे। पहला सेट देखना, पूरे आंसर्स दिए हैं मैंने। एक एक आंसर आपको डिस्क्राइब किया है, ढंग से समझाया है, पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के पेपर को भी, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्ट ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसके क्या उत्तर होंगे। पहला जो प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। तो ये किसके लिए सत्य सत्य होते हैं भाई? ये अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, सभी के लिए सत्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज ट्रू फॉर द ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है, डी ऑप्शन सही है इसका आंसर। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित बोल रहा है, आवर्धित मतलब मैग्नीफाइड, यानी कि मैग्नीफाइड है। और वर्चुअल भी है, वर्चुअल मतलब होता है आभासी, यानी कि वो प्रतिबिंब हमने बनाया होगा। तो किससे बन सकता है भैया? वो आपका ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका, ये उत्तल लेंस के द्वारा ही बन सकता है और अवतल दर्पण के द्वारा ही बन सकता है। ठीक है, दोनों के द्वारा बन सकता है, ए और सी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप जो है बोथ ए एंड सी कर दोगे। और अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो अत्यधिक जिसका मतलब रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। जो कि आप देखते हो जो पोल होते हैं, पोल आपने देखे होंगे बिजली के खंभे पे, वो छोटे छोटे से जो तार बांधे रहते हैं और गोल गोल से दिखते हैं आपको, वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं, जिसको विद्युत रोधी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए चौथे प्रश्न पे, जिसमें आपसे पूछा गया है विद्युत शक्ति की इकाई। सबसे इजी है। तो विद्युत शक्ति की इकाई सभी को पता है, वाट है। और जो क्वेश्चंस बताए थे सारे के सारे पेपर में ऐसे के ऐसे प्रकट हो चुके हैं, जो कि आपने अगर सेट देखा है तो सभी को, जिसने सारे सेट्स देखे थे उसको तो विश्वास हो गया होगा कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं उसमें आपके सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, इसको देखिए। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा हो जाएगी। तो जब 3 गुना करेंगे ना, तो वो 3 गुना क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर होता है उसका। तो स्क्वायर करोगे 3 का तो कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसके नेत्र में दोष होगा जब वो किसकी, कहाँ की वस्तु देखने में असमर्थ है? दूर की स्थित वस्तुओं को। तो उसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि दूर का अगर देखने में दिक्कत होगी तो हम उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और निकट का देखने में अगर हमारे को प्रॉब्लम होगी तो हम उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, नियर साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सातवां प्रश्न देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा यानी डिमिनिश्ड जो है प्रतिबिंब बनाएगा, तो वस्तु की स्थिति कहां पर होगी? तो वस्तु की स्थिति जो है अनंत पे होगी। तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस बच्चों ने, हमारे पास साइंस के 3-4 बच्चों ने पेपर भेजे थे सोल्यूशन के लिए, हमने सारे सोल्यूशंस आपको दिए हैं। और उनको उन्होंने कमेंट भी किया है, सर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके दो, कुछ मैंने कुछ कुछ सेट्स देखे थे उनमें से आए। मैंने कहा कुछ नहीं, आपको पूरा देखना चाहिए था, तो आपको पूरा ही पेपर सॉल्व हो जाता। आठवें प्रश्न की बात करते हैं। तो आठवें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये उदाहरण किसका है? तो भाई कार्बन प्लस में ऑक्सीजन करते हैं और दोनों मिलकर के कार्बन डाई CO2 बन जाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर जो है आपका सिंपलेस्ट पेपर है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है। आठवां जो प्रश्न है इसमें देखिए, सॉरी, नौवां प्रश्न जो है, जिंक चूर्ण पर तनु H2SO4 डालने पर अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? सभी को पता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए 10वें प्रश्न पे। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु पूछा है। तो अधातु जो है आपकी ब्रोमीन होगी, जो सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ब्रोमीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है, अगर ये धातु आता तो आपको पता ही है, धातु में ऑप्शन इसमें नहीं है, वो आंसर हो जाता। इसके बाद 11वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है, उसको देखिए। इसमें पूछा गया है, प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। सारे क्रियात्मक समूह आपको समझाए थे मैंने। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना था। एल्डिहाइड और एल्काइन, कार्बोक्सिक अम्ल और हेलो एल्केन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पेपर में बताई थी। जिन्होंने सेट्स देखे उनको सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर जब आप मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए का बी, ए से आपको बी मिलाना था, यानी कि आपका ये जो है ए से बी हो जाता, और इसी तरह से जो है आपका बी से डी मिल जाता तो बी से आपका ये डी मिल जाता, और इसी तरह सी से जब मिलेगा तो सी से आपका ए मिल जाएगा, और आपका बचा हुआ डी से जो है आपका सी मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। 12वें प्रश्न का आंसर बता दिया हमने। 13वें प्रश्न की तरफ डिस्कस करते हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता मैंने आपको बताया था 2,4 होती है, यानी कि टोटल कितनी होती है 6, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना बचा, 4 बचा, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे 13वें प्रश्न का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए 14वें प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, हमको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं ना। सारा का सारा एक्सर्शन सिस्टम जो है हमारे हानिकारक पदार्थ जो है बॉडी से निकल जाते हैं। 15वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती। ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी क्रिया नहीं होती। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होता है, और ग्लूकोज का पायरूट अम्ल में विखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका 15वें क्वेश्चन का डी आंसर जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आ जाइए 16वें प्रश्न में है प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये भी मैंने बताया था आपको, ये किसका सिद्धांत है, तो डार्विन का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को लिया था। तो सभी को, बच्चे को पता होगा, 8वीं क्लास के, ये मटर के पौधे को लिया था। 18वां जो प्रश्न है इसको देखिए। 18वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होते हैं। तो किस में होते हैं, वो पपीता में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो है मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित की जाती है। तो वो अंडवाहिनी में, यानी कि ओविडक्ट में जो है इसको स्थापित किया जाता है। और जो है आपका अंतिम प्रश्न जो 20वां एमसीक्यू बनता है, इसमें आपसे देखिए क्या पूछा गया है। किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा है, सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका मेन है ना, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ये जो कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दिस ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है इसमें सही नहीं है। ठीक है, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका ए ही ऑप्शन इसका जो है सत्य नहीं है, वही स्टेटमेंट है। तो इस तरह से आपने पेपर देखा। इंग्लिश का पेपर हमने अपलोड कर दिया है, चेक कर लेना। सारे सॉल्यूशंस हिंदी में डिस्कस करके बताए हैं, एक एक प्रश्न का आंसर दिया है, हर चीज़ को समझाई गई है। जो उस वीडियो को देखेगा उसका दिमाग आधा खुल जाएगा। बाकी हम आपके और भी जो सेट्स डाल रहे हैं उनको ज़रूर देख लेना। सेट कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, और सेट को समझना भी है।